Assalamu alaikum. Today we have lecture number 33 which is interference of light. जिस तरह मटेरियल्स में जब पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे कोलिजन होती है, इसी तरह लाइट में भी जब दो लाइट वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उससे इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना होता है वो देखने को मिलता है. सो इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी एंड प्रोपोगेशन इन द सेम डायरेक्शन. जब दो वेव्स जो इनकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है और वो सेम डायरेक्शन में जो है वो प्रोपोगेट करती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो उसे इंटरफेरेंस देखने को मिलती है. अब इंटरफेरेंस की हमारे पास इस तरह जो है वो दो टाइप्स होती हैं. एक हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और एक हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जो है वो इंटरफेरेंस की जो दो टाइप्स होती हैं. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब एक वेव्स का जो क्रस्ट है वो क्रस्ट पे फॉल कर रहा हो और ट्रफ जो है वो ट्रफ पे फॉल कर रहा हो, मतलब सेम क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ. सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब एक वेव का क्रस्ट जो है दूसरी वेव के ट्रफ पे और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रस्ट पे फॉल कर रहा हो. या इन अदर वर्ड में कहते हैं जब दो वेव जो है इन फेस होगी तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और जब दो वेव जो है ना आउट ऑफ फेस होंगी तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. तो मैं वेव्स ड्रॉ करके पैटर्न आपको बताता हूँ, उससे फिर आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा आर्टिकल. सो जैसे हम जो है यहाँ पे हमारे पास जो है दो वेव्स हैं. कंस्ट्रक्टिव के केस में ये वेव्स हैं और सेकंड वेव ये है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेव को मैं जो ना अगर ए कह देता हूँ, सेकंड वेव को जो है ना मैं बी कह देता हूँ. मैं देखते हैं कि दोनों वेव्स में जो क्रस्ट है वो क्रस्ट के ऊपर है और ट्रफ जो है वो ट्रफ के ऊपर है. यहाँ पे भी क्रस्ट पे और क्रस्ट जो है वो सेकंड क्रस्ट का दोनों क्रस्ट पे है. ठीक है, तो ऐसी वेव जिसमें क्रस्ट पे फॉल कर रहा हो और ट्रफ पे फॉल कर रहा हो, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. देखो यहाँ पे पार्टिकल अपवर्ड मूव करे तो वेव अपवर्ड होगी, पार्टिकल यहाँ पे भी अपवर्ड मूव करे तो वेव अपवर्ड होगी. ठीक है, अब जब इन दोनों वेव्स को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेड जो होगा वो एक बड़ी वेव आएगी. ठीक है, और वो इन दोनों का इसका जो एम्पलीट्यूड होगा इन दोनों का सम होगा. तो रिजल्टेंट में हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह की जो है एक वेव आएगी. ठीक है, जो कि इन दोनों का कंबाइन होगा. ठीक है, जो रिजल्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इन दोनों का कंबाइन होगा. ठीक है, सो ये जो वेव्स आएगी हमारे पास ये मोर ब्राइट होगी, मोर इंटेंस होगी और एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होता है इसका. ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ना वो लिख भी देता हूँ. तो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस में, तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा और लाइट जो होगी वो ज्यादा ब्राइट होगी, जैसे आपको यहाँ पे साथ नजर भी आ रहा होगा. अब डिस्ट्रक्टिव केस में देखो क्या हो रहा है. अब हमारे पास क्या हो रहा है, एक क्रस्ट जो है वो ट्रफ पे फॉल कर रहा है और यहाँ पे भी जो क्रस्ट है वो ट्रफ पे फॉल कर रहा है. तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बेसिकली ऑपोजिट है. ठीक है, ये कंडीशन में बता रहा हूँ कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव और कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. समझ लो कि ये तकरीबन बिल्कुल भी जो है ना ये आपस में तकरीबन मैच कर रही है. ठीक है, ये कंप्लीट जो डिस्ट्रक्टिव हो रही है. जब कोई वेव जो है ना कंप्लीट जो है वो उनका जब क्रस्ट ट्रफ पे और ट्रफ क्रस्ट पे मैच कर रहा हो तो हमारे पास जो है ना ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये पार्टिकल आपस में ये अपवर्ड कैच रहा है, ये इसको डाउनवर्ड कर रहा है. तो एकदम पार्टिकल आएंगे, पार्टिकल सिर्फ जस्ट लाइट्स के होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो हमें कोई भी वेव जो है वो नजर नहीं आएगी. ठीक है, सो इसकी वेव्स नजर क्यों नहीं आ रही, उसकी रीजन ये है कि बोथ एम्पलीट्यूड आर इक्वल. ये भी एम्पलीट्यूड भी ये भी जो है वो इक्वल है. तो ये दोनों जब उसमें कंबाइन होंगे तो एक लाइन हमें जस्ट नजर आएगी. ठीक है, और अगर ये कम्प्लीटली अगर फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रक्टिव वेव ना होती, इसका पैटर्न फॉर एग्जांपल ये इस तरह अगर होता और इसका भी जो है तकरीबन जो है ना ये यूं होती, तो हमारे पास ये दोनों वेव्स का कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है. ठीक है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम नहीं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है तो हमारे पास रिजल्टेड जो वेव आएगी ना वो तकरीबन जो है ना इस तरह की होगी तकरीबन. ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी. कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब दोनों एम्पलीट्यूड जो होंगे वो इक्वल होंगे, मानी क्रस्ट और ट्रफ इक्वल है. यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ जो है ना इक्वल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो इसीलिए ये हमारे पास कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हुई. ठीक है, तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा. अभी हम नेक्स्ट जो है ना कंडीशन पे पढ़ते हैं, कंडीशन देखते हैं. ठीक है, कंडीशन लाइट को इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है. अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. सो कंडीशन फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जैसे मैंने कहा लाइट की जो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अदर साउंड की.
से। सो लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट का इसका मतलब यह है कि उसका जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, जो फेज डिफरेंस क्या है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना एक वेव ये आ रही है, ठीक है, ये तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 डिग्री, ये इसका तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 90 होता है, ठीक है। तो ये इसका ऑलमोस्ट जो है तो वो 180, ठीक है। तो ये अगेन इसका जो है ना वो 270, और ये इसका ऑलमोस्ट जो है ना वो कोई 360 डिग्री जो है ना वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर एक और वेव जो हो, सेकंड वेव जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक और वेव आ रही है, तो ड्राइंग इतनी अच्छी मेरी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम को ना अच्छे से ना कर सकूँ, ठीक है। एक और वेव है, इसका जो ना ये 0 पे है। अब देखना कि इसके जो एंगल है, फेस मतलब ये समझ लो कि एंगल, यानी कि वो सेम एंगल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये 0 से 90 का 180, यहाँ पे 270, और ये 370 पे 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये दोनों वेव्स क्या है, इन फेस है ना, यानी कि 0 डिग्री 0 फेस, यानी दोनों वेव सेम जगह से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर इनका मैं डिफरेंस निकालता हूँ, यानी ये इसका निकालो, ये 0 डिग्री माइनस 0 डिग्री क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह जो है ना इसका अगर चलो इन दोनों का निकाल लो, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, 180 का चलो ले लो 180 डिग्री, ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट। ये फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो जैसे कि हमारे पास लेजर लाइट होती है, तो लेजर लाइट क्या होती है, कोहेरेंट होती है, ठीक है। यानी ये जो 0 से ना आप इसको एंगल को आगे पीछे चेक करके देख सकते हो, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं कि ये 90 से ये 0 का डिफरेंस आ रहा है, हो सकता है इनमें डिफरेंस जो है ना 50 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इन दोनों का जो फेज डिफरेंस यानी कि एंगल का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों को इन फेज है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 90 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 से 90, अगेन इसका जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो भी रिस्पेक्टिव होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वेव कहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो सेकंड कंडीशन है वो हम देखते हैं। सो अब जो सेकंड कंडीशन है इंटरफेरेंस की, वो क्या, लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है कि सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, सिंगल वेव लेंथ। ये देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना, अगर जो एक रेड कलर की वेवलेंथ है या ब्लू कलर की है या येलो कलर की है, जब वो रेड कलर की वेव के साथ सुपरपोज करेगी, तो हमारे पास एक ब्राइट रेड कलर होगा, हम उनमें पहचान कर सकते हैं, अच्छे से जो है ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ब्लू होगी तो उसमें, अगर रेड येलो है तो जैसे आपको नजर आ रहा है येलो में, अगर ये वाली अगर ये लाइट सोर्स जो होता है वो मोनोक्रोमेटिक ना होता, तो मोनोक्रोमेटिक ना होता तो हमारे पास जो है ना वो जो पैटर्न बनता वो एक मिक्स कलर का बनता है, जैसे कि हमारे पास जो ना ऑयल फिल्म या सोपी बबल का जो पैटर्न होता है वो उस तरह का बनता है, ठीक है। तो इसलिए लाइट सोर्स क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। अगर वो सिंगल वेवलेंथ सिंगल कलर का होगा तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना आसान होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन क्या है, जो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है वो ये है कि जो लाइट सोर्स है मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड। देखो जैसे मैंने पहले केस में बताया था कि जब लाइट सोर्स का जब एम्पलीट्यूड, जैसे कि इस केस में देखो मैंने बताया था, जब इनका एम्पलीट्यूड सेम है तो कंप्लीटली जो है ना वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड देखो सेम है इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, ठीक है, यानी क्रस्ट जो है ट्रफ पे फॉल कर, जो ट्रफ क्रस्ट पे फॉल कर, तो कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। जब यहाँ पे देखो मैंने जब बताया था कि देखो ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो एक इस तरह की कंप्लीट हमारे पास जो है ना वो एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि सोर्स मस्ट बी क्लोज एनफ, ठीक है। तो जो सोर्सेस है वो काफी क्लोज हो ताकि हमारे पास जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। अगर वो सोर्सेस क्लोज नहीं है तो वो ये फिनोमेना जो है ना वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन भी इसकी जो है ना 4 कंडीशन आपने याद रखनी है कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमें पता है कि जो लाइट होती है वो वेव्स की फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करती है, और जिस तरह हमारे पास ओशन में जो है ना वो रिपल्स बनते हैं, इसी तरह जो है जब भी लाइट जो है ना वो किसी ऑब्स्टेकल या किसी स्लिट्स के अराउंड जब बेंड होती है तो उसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल इज नोन एज
डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसे आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है कि जो लाइट वेव्स आ रही है वो एक बेंड हो रही है अराउंड द एब्स्ट्रैकल, तो इससे क्या हो रही है, डायफ्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हमारे पास जो यानी कि जो अपर्चर है या जो स्लिट है वो स्मॉल होगी तो डायफ्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर लार्जर वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है तो तब भी हमारे पास हाई लेवल ऑफ डायफ्रैक्शन होगा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तब भी डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, अगर हमारे पास जो स्लिट्स का जो साइज़ है वो कम है तब भी डायफ्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये मैंने साथ उसकी डायफ्रैक्शन की जो आपको जो है वो कंडीशन भी बता दी, क्लियर है। तो आपको जैसे साथ जो है ना ये डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा। सो अब हम देखते हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यानी कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। So diffraction grating, it is glass plate having large number of close parallel equidistant slits mechanically ruled on it। मतलब इसका सिंपल मतलब यह कि ग्लास जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे पास जो होता है ना, जस्ट ग्लास की प्लेट होती है और अगर आप उस पर जो है ना वो काफ़ी क्लोज जो है ना पैरेलल जो है ना स्क्रैचेस डाल रहे हैं उस पर बहुत सारे, ठीक है। तो वो जो स्क्रैचेस उस पर डलेंगे वो एज अ स्लिट काम करेंगे, ठीक है। सो उससे हमारे पे क्या बन जाएगी, डायफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग बन जाएगी। और डायफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग होती है उसमें तकरीबन जो है ना वो आमतौर पे 400 to 5000 जो है ना लाइन्स पर सेकंड होती है, यानी कि जो स्क्रैचेस डाल के जो लाइन बन रहे हैं ना वो 400 to 5000 होती है, मतलब वो लाइन इतनी क्लोज और पैरेलल होती है, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो है ना डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बन जाता है। और जैसे आपको यहाँ पे मैं अभी कोशिश करता हूँ ड्रा करने की, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये ग्लास स्लिट्स है और इस पर जो है उसमें स्क्रैच करके जो है जैसे लार्ज नंबर ऑफ जो है ना वो स्लिट्स बनाने की कोशिश, यानी जो स्क्रैचेस होंगे वो एज स्लिट होंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये इसकी जो है ना वो इस स्लिट्स की जो है ना फॉर एग्जांपल ये इसकी क्या लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और ये एन हमारे पास मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लाइन है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन है इसकी, ठीक है। और इसकी जो मैंने बताया था जैसे आपको कि 400 टू लेके 5000 ऑलमोस्ट जो है ना वो लाइन जो है ना वो पर जो है ना वो सेंटीमीटर जो है वो लाइन होती हैं, इतनी मतलब क्लोज होती हैं ये लाइन। सो ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि इससे हम जो है ना वो मतलब कंडीशन फाइंड कर सकेंगे कि डायफ्रैक्शन जो लाइट की होती है उसमें उसकी कंडीशन क्या होती है। तो पाथ लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फेज जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें जो है ना वो एक कंडीशन बताएंगे आसान लफ्ज़ में, जो आपकी बुक पे फॉर्मूला लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, हमने वो ड्रा करना है, ठीक है। यानी डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है बुक्स आपके हैंड आउट में फाइंड की हुई है, कंडीशन उसने फाइंड की हुई है फॉर कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस की, ठीक है, फॉर मैक्सिमा की हमने वो फाइंड करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि जो डायफ्रैक्शन यानी जो ग्रेटिंग होता है ये किस तरह जो ना वर्क करता है। तो इसीलिए हमने ये पढ़ रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि जो ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, जो डी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ स्लेट्स होती हैं, जो दो कंडक्टिव स्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा डी, ठीक है, यानी इन स्लेट्स के दरमियान जो कंडक्टिव स्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी को यानी कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, ये लेंथ को आपने नंबर ऑफ लाइन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमने नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है डायफ्रैक्शन, हमें देखना है कि कैसे होती है ड्यू टू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। मैंने कहा हम जब स्लिट्स को यूज़ करते हैं तो देखना है कि उसमें जो है ना वो डायफ्रैक्शन जो है वो कैसे होती है, ठीक है। फिर हम इसको यूज़ करके जो पाथ लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो अब हमने देखना है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो है वो कैसे होती है, ठीक है। ये हमारे पास जैसे वो नंबर ऑफ रेज हैं फॉर एग्जांपल 5 और हम देखेंगे ये जो हमारे पास डॉट्स हैं ये स्लिट्स का साइज है। आप देखो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के जो है ना वो कंपेरेबल है, ये कंडीशन एक फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर ये डिस्टेंस कंपेरेबल होगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट के स्लिट का जो डिस्टेंस है, अगर वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा तो डायफ्रैक्शन होगी। या फिर जब स्मॉल ये स्मॉल हो और ये वेवलेंथ जो है वो आर ये ज़्यादा हो तब भी डायफ्रैक्शन होती है, ठीक है। या फिर ये वेवलेंथ जो है ना वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा डायफ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। जब ये वेव यहाँ से आएगी तो ये आपस में अपना पाथ जो है ना इसका जो है ना कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से जो है ट्राई करने की। तो ये जब इस कन्वेक्स लेंस पे जो है ना वो इंसिडेंट होगी तो ये क्या करेगा, इन रेज ऑफ लाइट को जो है वो कन्वर्ज कर देगा। जिस तरह आपने कभी
डोर ओपन किया हो तो वो एज अ स्लिट जो है ना वो काम करता है कन्वेक्स लेंस की तरह। मतलब डोर को मैं ड्रॉ यहाँ पे ना ऐड कर दूंगा तो आपको ना याद से ताकि आपको दिखे। तो ये सारी वेव्स जब लेंस में से पास होगी तो ये कन्वर्ज कर देगा इन सब रेज को जो है ना एक पॉइंट पे जो है ना वो पी पे जो है ना ऐसे जो है वो कंसाइड करेंगी। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद पॉइंट पी पे, सो यहाँ से ये, तो ये इस तरह के पॉइंट पी पे जब वो कंसाइड करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वो कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन? कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं। ठीक है, सो अब हमने अब जो मेन चीज़ अब हमारे पास जो हमने करना है, ये हमारे पास स्लिट थी, देखो ऑपरेटर्स में रेस थी, स्लिट थी, कन्वेक्स लेंस से ये कन्वर्ज की पॉइंट पी पे आ गए। ठीक है, अब हमने जो है ना पाथ डिफरेंस, जैसे मैंने शुरू में बताया कि पाथ डिफरेंस हमने जनरल कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेस 1 और ये 2 है, इसमें जो मैंने बताया था कि ग्रेटिंग एलिमेंट डी है हमारे पास। ठीक है, ये ए है पॉइंट और ये हमारे पास एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, ये पाथ ले लेना, ये बी ले लेते, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा सही से। ठीक है, तो इसको ना कोशिश करता हूँ ब्लैक से जो है ना ड्रॉ जो है वो मैं अच्छे से जो है ना वो ताकि जो वो कर लूँ। ठीक है, तो अगर इसमें जो है ना ये पास को मैं एक ट्राइंगल बना लूँ यहाँ से तो मेरे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, ये ट्राइंगल बन जाती है, इस पॉइंट को जो हम मैच करें इसको सी कह देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं सोल्व करने के लिए ऐसा करता हूँ कि जो है ना वो यानी कि बड़ा ड्रॉ करके मैथमेटिकली कर लूँगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर जो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल बीम जो है ना अगर एन लैम्डा, अगर ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस है ये पैरेलल बीम के दरमियान अगर ये लैम्डा एन का मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, अगर हमारे पास जो है ना वो ये लैम्डा नो यानी कि ये हमारे पास 1+12 एन नो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव की जो है वो कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव की, होपफुली क्लियर हो आपको। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, इस जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा ना बड़ा सा करके बना के फिर हम जल्दी से जो है ना सॉल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो अब हमने जो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन जो है ना वो ए और बी के। अब देखो जब पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्राइंगल है इसमें हम देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी लगती है। देखें डी भी गिवन है हमारे पास और जो है ना वो ए बी भी है, तो थीटा भी है। तो इस डायग्राम को देख के आप देखें कौन सी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी जो वो लगेगी। एक सेकंड इंतजार करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। सो जैसे हमारे पास थीटे के सामने ये क्या होता है, थीटा के सामने जो साइड होती है वो हमारा हाइपो होती है और ये हमारे पास जो होता है उसके एडजेसेंट होती है। तो ये डायग्राम अगर इसमें थोड़ा सीधा कर दें फिर आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यानी कि थीटा के सामने ये तो आपको आइडिया है ही ना, थीटा के सामने हमारा जो होता है वो हाइपो होता है और उसके एडजेसेंट जो है वो हमारे जो होती है वो बेस होती है और उसके साथ जो होती है वो 90 एंगल पर जो परपेंडिकुलर। तो हमने जो पाथ डिफरेंस हमने जो वो कैलकुलेट करना था जो कि भी था। ठीक है, तो साइन थीटा हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा ओवरऑल, जो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए बी ओवर डी। ठीक है, ये मैं भी बता चुका हूँ, बता दिया मैंने किस तरह आमतौर पर था। ठीक है, तो हमने पाथ जो है ना वो डिफरेंस यानी कि ए बी हमने कैलकुलेट करना था ना। सो ए बी हमारे पास क्या होगा, डी यहाँ डिवाइड है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी साइन थीटा। ये बात उम्मीद है आपको पता होगी, मतलब 9th-10th लेवल में हम करते हैं आमतौर पर। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास आ गया था पाथ डिफरेंस। अब देखते हैं कि मैक्सिमम जो है वो पाथ डिफरेंस जो है ना हमने कैलकुलेट करना है जो रे 1 और रे 2 के दरमियान है। जैसे ये रे 1 आ रही है ना, ये देखो ये रे 1 है और ये रे 2 है, इनके दरमियान जो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो वो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास लैम्डा है। तो जो हमारे पास पाथ डिफरेंस यानी ए बी है तो उसको हमने कोई नंबर इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। उम्मीद है आपको जल्दी समझ आ रही होगी। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो पाथ ये लैम्डा और ये लैम्डा की जगह पे आ जाएगा, ए बी की जगह। यार लैम्डा पाथ डिफरेंस है मैक्सिमम के लिए और ये ए बी भी क्या है, ये भी पाथ डिफरेंस है, ये दोनों सेम एक ही जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और ये आगे किसके इक्वल है, डी साइन थीटा के। ये हमारे पास डी साइन थीटा के इक्वल जो है ना वो आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है आपके हैंड आउट में उसने एन लिखा हुआ है। एन किस लिए आता है, वो आता है फॉर nth, वो आता है ऑर्डर ऑफ nth ऑफ मैक्सिमम, मतलब कितने नंबर ऑफ जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो
मतलब कि जो रेज आगे हिट कर रही है वो पाथ बन सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। जैसे तभी भी ज़रा ठीक नहीं है और टाइम ऑलमोस्ट जो है 2 o'clock हो चुके हैं, तो इसलिए सो अब ये हमारे पास कंडीशन किसके लिए आ गई है, फॉर मैक्सिमा के लिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमा के लिए। अब मिनट बाद पेन चेंज करना पड़ता है। तो अगर हमने जो है ना वो एन की ऑर्डर फाइंड करना हो तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, एन इधर आ जाएगा, लैम्डा इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा ओवर लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लैम्डा ये एन जो है ना ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, जो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, एन मतलब ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एन डी पे कर रहा है, साइन थीटा पे कर रहा है और लैम्डा पे, यानी कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी के, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन थीटा के, ये याद रखना, ठीक है, ये मुश्किल में आते हैं। और ये लैम्डा के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास इंसिडेंट जो रेज है उसकी वेवलेंथ क्या हो, ज़्यादा हो, तो जो एन क्या होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। अगर एन ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, वो स्मॉल होगी, जो मैं पहले बता चुका था डायफ्रैक्शन कंडीशन के लिए, ठीक है। और अभी इसकी मैंने आप बता दी थी, दोबारा हल्का से रिपीट कर देता हूँ, उसकी कंडीशन क्या हो, कंडीशन को पहले स्टॉप कर लें। सो कंडीशन हमारे पास क्या होती है डायफ्रैक्शन की, साइज ऑफ स्लिट्स और वेवलेंथ ऑफ वेव्स, ठीक है। यानी साइज ऑफ स्लिट्स का मैंने बताया था कि जो वेवलेंथ होती है साइज ऑफ स्लिट्स की, इट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर उन दोनों की जैसा आपको नजर आ रहा है वो कंपेरेबल होगी तो डायफ्रैक्शन होगी, ठीक है। अगर जो आप उसका डिस्टेंस जो है ना अगर बढ़ाते जाएंगे तो डायफ्रैक्शन जो है वो नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ वेव, यानी कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ लार्ज होगी स्लिट्स के साइज से उतनी ही ज़्यादा हमारे पास डायफ्रैक्शन होगी। तो मैं पिक्चर ना साथ ऐड कर देता हूँ तो फिर ये ना ज़्यादा इजीली अच्छे से आपको जो है ना वो क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो है वो कंडीशन आपको जो है ना ये बता दी है और साथ जल्दी से भी लिख लेता हूँ। सो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास जो तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए था, एन लैम्डा होना चाहिए, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए था। और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास जो था ना एक कंडीशन थी वो हमारे पास क्या थी, 1+12 लैम्डा, ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव की थी, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर अंडरस्टैंड होगा। मैं कोशिश करूँगा यार न्यूमेरिकल जो है ना न्यूमेरिकल की ना लहदा से वीडियो बनाऊंगा, ठीक। अब कोशिश करूँगा कि लेक्चर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाए, तो लेकिन अब कोशिश ये कि ज़्यादा ना न्यूमेरिकल्स भी बनाऊँ नेक्स्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की किसी के पास नहीं बनी हुई। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।